हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम। पारिस्थितिक तंत्र की क्रियाविधि या पारिस्थितिक तंत्र कैसे कार्य करता है। दरअसल ये जो क्लास है हम लोग की, ये बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्लास है, जिसमें हम लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको समझते हुए चलेंगे। तो मैंने देखा है कि स्टूडेंट की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो बेसिक कॉन्सेप्ट, किसी भी सब्जेक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रखते हैं और इसलिए सिलेक्शन जो होता है उनका होता नहीं है। तो ये मैंने देखा है कि पहले ऐसी क्लासेज जो बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करती हूँ। और आप देखिए, यूपीएससी में अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखना होगा। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो बाकी चीजें आपकी बहुत क्लियर नहीं होंगी और बहुत सी चीजें इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे आप, और आपकी क्लियर जो क्लियरिटी है कॉन्सेप्ट को लेकर, वो कहीं ना कहीं आपके परफॉर्मेंस को बहुत अफेक्ट करती है। तो मेरी ये कोशिश है कि यूपीएससी के जो सब्जेक्ट्स हैं इनके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए क्लास ऑर्गेनाइज की जाए या क्लास ली जाए। बाकी जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहां पर एडवांस लेवल की चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो क्लास है ये बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लासेस हैं, जिसमें हम लोग हर सब्जेक्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। आई होप ये जो क्लास है इसको आप एंजॉय करेंगे। और हमने इसकी दो क्लासेस पहले ली हैं। पहले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि हमारा सिलेबस क्या है, क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, ठीक है, और सिलेबस के किस पार्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले उसको वहां पे जाकर उस लेक्चर को जरूर देखिएगा। उसमें क्या है, सिलेबस एनालिसिस है। तो आपको कम से कम उससे पता लगेगा कि कौन सा सिलेबस का पार्ट है, टॉपिक है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे हमको फोकस करना है, कहाँ तो हमारे सिलेबस का पार्ट है बट क्वेश्चन वहां से नहीं आते हैं। तो ये सारी चीजें वहां पे आपको क्लियरिटी के साथ समझाया है मैंने। फर्स्ट लेक्चर जो था जिसमें हमने कुछ टर्म्स को क्लियर किया हुआ है, कुछ शब्दों को क्लियर किया हुआ है, जैसे इन्वायरमेंट क्या है, ओरिजिन ऑफ आवर एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर या वायुमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक है, इकोलॉजी क्या है, इकोसिस्टम क्या है, ठीक है। यहां पर अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा इकोसिस्टम कैसे वर्क करता है, हमारा पारिस्थितिक तंत्र कैसे वर्क करता है। तो पहले आप जाके उस वीडियो को अगर नहीं देखा है तो आप देख लीजिए कि इकोसिस्टम क्या होता है, पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, वहां पर जाकर क्लियर कर लीजिए। यहाँ पे फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है उसके प्रकार के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आई होप आप इस सेशन को एंजॉय करेंगे। चलिए, तो जो हम लोग यहाँ देखते हैं इकोसिस्टम जो हमारा है, इसके टाइप्स क्या क्या हैं या इसको क्लासिफाइड कितने कैटेगरी में किया गया है। तो सबसे पहले देखिए, इस चार्ट को देखिए, इस ग्राफ को देखिए, इसके अकॉर्डिंग आपको सब चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी कि हमारा जो इकोसिस्टम है, हमारा पारिस्थितिक तंत्र है, इसको पहले दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है नेचुरल इकोसिस्टम, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, और दूसरा है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं कृत्रिम या मैन मेड या एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम। मतलब ऐसे पारिस्थितिक तंत्र जिसका निर्माण मनुष्य ने किया है उसे क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। क्लियर है। अगर नेचुरल इकोसिस्टम को देखा जाए तो ये फिर दो भागों में विभाजित होता है। इसका फिर क्लासिफिकेशन होता है इन टू पार्ट्स। फर्स्ट इज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, ऐसा पारिस्थितिक तंत्र जो स्थल पर पाया जाता है, और दूसरा होता है इक्वेटिक इकोसिस्टम या जलीय पारिस्थितिक तंत्र, मतलब ऐसा पारिस्थितिक तंत्र जो जल में होता है। ठीक है। जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है इसको हम लोग तीन भाग में विभाजित करते हैं। एक होता है डिजर्ट इकोसिस्टम, दूसरा है फॉरेस्ट इकोसिस्टम, और तीसरा है जो ग्रास लैंड है, ये इकोसिस्टम, या घास का जो मैदान है ये इकोसिस्टम होता है। तो यहां पे क्या होता है, ये ग्रास लैंड होता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है कि एक चौथा इकोसिस्टम भी होता है जो स्थल पे होता है, इसको बोलते हैं पोलर। ठीक है, पोलर या ध्रुवी। तो इसको कहीं ना कहीं बहुत से बुक्स में जो पोलर है वो डिजर्ट में ही क्लासिफाइड कर दिया जाता है, क्योंकि डिजर्ट दो तरह के होते हैं। एक होते हैं हॉट डिजर्ट, उष्ण मरुस्थल, और एक होते हैं कोल्ड डिजर्ट, शीत मरुस्थल। तो बहुत से बुक्स में जो पोलर इकोसिस्टम है, जो ध्रुवों पे है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे है, उसको डिजर्ट में ही इंक्लूड कर दिया गया है। बट हम लोग इसको डिस्कस करेंगे एक सेपरेटेड या आइसोलेटेड इकोसिस्टम के रूप में। क्लियर है। फिर हम लोग जलीय अगर देखते हैं कि जलीय इकोसिस्टम क्या है, तो एक होता है जल, जो बोलते हैं लॉटिक या रनिंग वाटर इकोसिस्टम, मतलब जो प्रवाहित जल है उसका, जैसे नदी हो गया, क्या है, नदी हमेशा फ्लो में रहती है तो उसका इकोसिस्टम। एक होता है लेंटिक इकोसिस्टम, मतलब स्टैटिक वाटर। स्टैटिक वाटर का मतलब है कि जो स्थिर जल है, कहीं पे ठहरा हुआ है, जैसे लेक हो गई, पौंड हो गया, या इस तरह के जो भी वाटर बॉडीज हैं जहां पे पानी क्या है,
पूरी तरह से ब्लॉक्ड है, ये इकोसिस्टम हो गया। तो जो लैंटिक है इसको फिर हम लोग दो भाग में विभाजित करते हैं, एक होती है लेक और एक होता है ओशियन, ठीक है। तो यहाँ वन बाय वन करके पूरे इकोसिस्टम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आने की प्रोबेबिलिटी होती है। और दूसरा कि यहाँ से यूपीएससी में क्वेश्चन थोड़ा कम आते हैं, बट ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम किसी इकोसिस्टम को या किसी बायोडाइवर्सिटी के पार्ट को, किसी जीव जंतु को संरक्षित रखना चाहते हैं, तो जब तक उसके इकोसिस्टम के बारे में नहीं जानेंगे, उसके इकोसिस्टम के फंक्शन के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक उस जीव या उस एनिमल या उस प्लांट के कंजर्वेशन की बात हम सक्सेसफुली नहीं कर सकते। क्लियर है? तो ये हो गया। फिर आर्टिफिशियल जो हमारा इकोसिस्टम है, उसमें एक गार्डन होता है जो हम लोग का बगीचा होता है, एक पार्क होता है जो हम लोग पार्क में घूमने जाते हैं, ठीक है, शहर के आसपास, गांव के आसपास जो पार्क होते हैं, और एक होता है फार्म। फार्म मतलब एग्रीकल्चरल लैंड, जो हमारा कृषित भूमि है वो है। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल और इक्वेटिक में देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, इक्वेरियम हो गया जिसमें हम लोग मछली पालते हैं, वो भी क्या हो गया। या हम लोग ऐसे घर के आसपास हम लोग ऐसे तालाब बनवाते हैं जिसमें मछली पॉन्ड, जिसमें हम लोग फिशिंग करते हैं, मछली पालते हैं, क्रैब पालते हैं, केकड़ा पालते हैं, श्रिम्प पालते हैं, झींगा पालते हैं, ये भी क्या हो गया, आर्टिफिशियल हो गया। तो ये जो हमारा क्लासिफिकेशन है, ये किस पे है, हमारा इकोसिस्टम का जो पूरी तरह से वर्गीकरण है। आप चाहें तो इसको पूरे चार्ट को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा इकोसिस्टम कैसे रन करता है, फिर इसके बाद वन बाय वन करके इन सारे इकोसिस्टम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रहे, ये जो हमारी क्लास है ये बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्लास है, जिसमें हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। एडवांस लेवल की चीजें हैं या जो इसमें एड ऑन करना है, वो हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जब डील करेंगे तो वहां पे बहुत क्लियरली हम लोग इस चीज को वहां पे डिस्क्राइब करेंगे या इसको समझते हुए चलेंगे। मेरी जो क्लास है ये बाइलिंगुअल है, हिंदी स्टूडेंट, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट दोनों इससे बेनिफिट ले सकते हैं या इसको पढ़ सकते हैं, इसमें कोई बहुत मतलब टफनेस नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम। देखो, किसी भी चीज के फंक्शन करने के लिए, चाहे हम लोग हों और चाहे इकोसिस्टम हो या कोई निर्जीव चीज हो, ए बायोटिक थिंग्स भी हो, जैसे ट्रक हो गया, कोई व्हीकल हो गया, सबके लिए क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एनर्जी। एनर्जी नहीं होगा तो वो इकोसिस्टम रन नहीं कर सकता, वो पर्सन रन नहीं कर सकता। क्लियर है? तो एनर्जी इज द इसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर ए इकोसिस्टम। थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि functions of an ecosystem is totally depends on flow of energy because it is the main cause for all metabolic activities। अब देखो ये क्या है, इसका मतलब है कि किसी भी चीज के कार्य करने के लिए, चाहे वो इकोसिस्टम ही हो, एनर्जी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो मेटाबॉलिक जो होता है, कार्य होता है, जिसको हम लोग हिंदी में उपापचय बोलते हैं, मेटाबॉलिक कार्य जो होता है, उसके लिए क्या है, या सारी एक्टिविटी के लिए एनर्जी बहुत जरूरी होती है। तो हमारा जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिक तंत्र है, ये भी क्रियाशील तभी होगा, तभी प्रॉपरली वर्क करेगा, तभी अच्छे से कार्य करेगा, जब इसमें एनर्जी फ्लो सफिशिएंट मात्रा में मिलती हो, ठीक है। इट फ्लो यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम प्रोड्यूसर टू टॉप कंज्यूमर। जो हमारा एनर्जी फ्लो होता है इकोसिस्टम में, ये यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब है कि ये एक दिशा में जाता है, फिर रिवर्स नहीं आता है, या साइक्लिक प्रोसेस से नहीं आती एनर्जियां। मैटर तो साइक्लिक प्रोसेस से आते हैं, मैटर जो होते हैं या जो पदार्थ होते हैं वो तो फिर से वापस इकोसिस्टम में आ जाते हैं, लेकिन एनर्जी इकोसिस्टम में एक बार आती है, आउटफ्लो कर गई, बाहर निकल गई, तो फिर इकोसिस्टम को वो एनर्जी नहीं मिलेगी। क्लियर है? तो जो हमारे इकोसिस्टम में एनर्जी है ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो होती है या एक दिशा में प्रवाहित होती है। आगे हम लोग इसको और क्लियर करते हुए चलेंगे कि कैसे ये बात सही है। क्लियर है? चलिए, तो अब हम देखते हैं कि जो हमारे इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो होता है उसको हम लोग ट्रॉफिक लेवल कहते हैं, पोषण स्तर कहते हैं। कैसे कहते हैं? तो जो हमारा ट्रॉफिक लेवल है, पोषण स्तर है, यही क्या है, एनर्जी फ्लो है। फॉर एग्जांपल के रूप में अगर यहां पर मैं एक डायग्राम आपको बना के समझा दूं कि ये कैसे सही है कि हमारे इकोसिस्टम में जो भी एनर्जी फ्लो होता है वो किस तरह से होता है, तो देखो हम लोग इसको जनरली किस तरह से बोलते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए कि ये जो हमारा ट्रॉफिक लेवल है, तो इसके बेस पे क्या होता है, ये होता है प्रोड्यूसर, उत्पादक, जिसमें क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं। ये क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं। दूसरा क्या होता है इसके ऊपर, ये होता है
प्राइमरी कंज्यूमर मतलब प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, ये क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता। इसमें क्या होते हैं? हर्बीवोरस होते हैं, जो शाकाहारी जीव होते हैं, ये होते हैं हर्बीवोरस, शाकाहारी जीव होते हैं। इसके ऊपर कौन डिपेंड रहता है? तो यहां पे होता है सेकेंडरी कंज्यूमर, द्वितीयक उपभोक्ता। अभी मैं आगे इसको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या शामिल होंगे। यहां पे क्या होते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर, कंज्यूमर, द्वितीयक उपभोक्ता। ये क्या होते हैं? हेट्रो, या इसको कॉर्निवोरस बोल लो, अभी कॉर्निवोरस होते हैं। क्या होते हैं? कॉर्निवोरस, मतलब मांसाहारी जीव। ये क्या होते हैं? मांसाहारी जीव। ठीक है, जो मीट खाते हैं या दूसरे का शिकार करते हैं। थर्ड जो होता है, ये क्या होता है? ये होता है टर्सरी कंज्यूमर, तृतीयक उपभोक्ता। तो ये क्या होता है? टर्सरी कंज्यूमर, तृतीयक उपभोक्ता। इसको बोलते हैं ओमनीवोरस। ओमनीवोरस, वोरस का मतलब सर्वभक्षी, सर्वभक्षी। ठीक है, तो ध्यान रखना ये जो होता है ये ट्रॉफिक लेवल है। अब देखो इसमें जो प्राइमरी प्रोड्यूसर के बीच में है, ये कौन है? तो यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं, हरे पौधे हैं। अब देखो ये प्लांट्स क्या करते हैं ना, कि ये सन से एनर्जी लेते हैं। ये क्या करते हैं? सन से एनर्जी लेते हैं। और कौन से एनर्जी लेते हैं? रेडिएशन एनर्जी, विकिरण ऊर्जा लेते हैं। रेडिएशन एनर्जी, विकिरण ऊर्जा। और ये क्या करते हैं कि रेडिएशन एनर्जी लेते हैं, और यहां पर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल जिसको क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, फिर जल होता है, H2O होता है। ठीक है, और मैग्नीशियम होता है। ठीक है, तो ये इनकी जो रेडिएशन एनर्जी है, वो क्लोरोफिल की उपस्थिति में, CO2 की उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में और मैग्नीशियम की उपस्थिति में, ये पादप क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को पूरा करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। और इस प्रक्रिया में क्या करते हैं कि जो इन्होंने सन से एनर्जी ली है, रेडिएशन एनर्जी, इसको ये केमिकल एनर्जी में क्या करते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब इसको रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। और ये जो सूर्य से लेकर इन्होंने विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया है, तो इस एनर्जी को अब क्या करते हैं? केमिकल एनर्जी को अपने सेल में स्टोर करके रख लेते हैं, पादप अपनी कोशिकाओं में स्टोर करके रख लेते हैं। इससे क्या करते हैं? अपना ग्रोथ मेंटेन करते हैं, अपनी वृद्धि करते हैं। ठीक है, लेकिन इनकी बॉडी में जो एनर्जी स्टोर है प्लांट की, उसको क्या करते हैं? जो हर्बीवोरस हैं, जो शाकाहारी जीव हैं, ग्रेजिंग एनिमल्स हैं, जैसे काऊ हो गई, बफलो हो गई, रैबिट हो गया, रैट हो गया, ये सब क्या है? ये हर्बीवोरस हैं, शाकाहारी जीव हैं। तो ये क्या करते हैं? जब प्लांट को कंज्यूम करते हैं, पादप को ये खाते हैं, उसका भक्षण करते हैं, तो इन प्लांट्स की जो एनर्जी होती है, ये इन हर्बीवोरस में क्या हो जाती है? ट्रांसफर हो जाती है। तो देखो, एक पोषण स्तर से, जैसे ये प्लांट्स हैं, इनसे जब एनर्जी ट्रांसफर हुई प्राइमरी कंज्यूमर में, प्राथमिक उपभोक्ता में, तो इसी को क्या बोलते हैं? ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पोषण स्तर। फिर जो हर्बीवोरस है, मान लो इसमें हिरन है, एंटीलोप है, ठीक है, इसको किसी ने मांसाहारी जीव ने खाया, मान लेते हैं कि इसको किसी वुल्फ ने खाया, भेड़िए ने खाया, तो इस हर्बीवोरस या एंटीलोप हिरन में जो ऊर्जा है वो किस में चली जाएगी? इस मांसाहारी में चली जाएगी, कॉर्निवोरस में ट्रांसफर हो जाएगी। तो यहां हर्बीवोरस से जो एनर्जी कार्निवोरस में ट्रांसफर हो रही है, शाकाहारी से जो मांसाहारी जीव में एनर्जी ट्रांसफर होती है, उसे बोलेंगे ट्रॉफिक लेवल। क्लियर है? तो ये ट्रॉफिक लेवल 1, ट्रॉफिक लेवल 2, ट्रॉफिक लेवल 3, ट्रॉफिक लेवल 4, और ये फाइनली ट्रॉफिक लेवल 5 तक चला जाता है, जिसमें क्या होते हैं? डिकम्पोजर होते हैं। क्लियर है? तो इसी को कहते हैं हम लोग ट्रॉफिक लेवल या पोषण स्तर। क्लियर है? तो इसको थोड़ी डिफिनीशन देख लेते हैं कि क्या है। ट्रॉफिक लेवल इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर इन द बायोस्फीयर। हमारे जैव मंडल में एक जीव से या एक पोषण स्तर से दूसरे जीव में जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, उसे ही पोषण स्तर कहा जाता है या उसे ट्रॉफिक लेवल कहा जाता है। ठीक है,
This process takes place from low point to high point and from high point to low point. अब देखो यहां पर क्या है कि ये जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है ये क्या है, ये नीचे है, सबसे लो पॉइंट पे है, और यहां से एनर्जी कहां ट्रांसफर हो रही है, हाई पॉइंट पे। लेकिन इसका जब डिकम्पोजिशन होगा तो फिर एनर्जी कहां ट्रांसफर हो जाएगी, लो प्रोसेस की तरफ ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इस तरह से पोषण जो होता है वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे। दिस क्रिएट्स मेनी लेवल्स एंड देयर इज ए सीक्वेंस ऑफ दीज लेवल लाइक। ये प्रक्रिया जो होती है कैसे चलती है, किस, ये जो पूरी श्रृंखला है पोषण स्तर की, ये किस प्रक्रम में चलती है, किस सीक्वेंस में चलती है, इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो आई होप आप समझ गए होंगे कि पोषण स्तर क्या होता है, ट्रॉफिक लेवल क्या होता है। ट्रॉफिक लेवल मींस द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। पोषण स्तर क्या होता है, एक जीव से दूसरे जीव में जो ऊर्जा का स्थानांतरण है, या एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जो ऊर्जा का स्थानांतरण है, इसे क्या कहते हैं, पोषण स्तर बोलते हैं। क्लियर है? चलिए यहां पर देखो, अब जब हम पूरे हमारे इकोसिस्टम में जो इकोसिस्टम के फंक्शन को देखेंगे, उसकी क्रियाविधि को देखेंगे, तो यहां पर देखेंगे कि फाइनली 5 ट्रॉफिक लेवल होते हैं, 5 ट्रॉफिक लेवल होते हैं। क्लियर है? जो बहुत से बुक्स में 4 ट्रॉफिक लेवल भी दिए हुए हैं, बट स्टैंडर्ड बुक्स जो हैं उसमें यह माना गया है कि 5 ट्रॉफिक लेवल होते हैं। वन बाय वन करके हम इसको समझते चलते हैं। तो पहला है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, जिसको डिनोट करते हैं T1 से। ठीक है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, इसमें क्या होते हैं, ऑटोट्रोप्स होते हैं। ऑटोट्रोप्स का मतलब होते हैं स्वपोषी। स्वपोषी का मतलब है कि ऐसे जो हमारे पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु जो खुद का खाना खुद ही बनाते हैं, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं। इनमें क्या आते हैं, इनमें आते हैं प्लांट्स। ये क्या है, प्लांट्स, पादप। ये जो पादप है क्या है, ऑटोट्रोपस है। और अभी हमने बताया कि ये प्लांट्स क्या करते हैं, तो ये प्लांट्स क्या करते हैं कि सोलर रेडिएशन को लेते हैं और इस रेडिएशन एनर्जी को ये किस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये सोलर एनर्जी या सोलर रेडिएशन को ये केमिकल एनर्जी या रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। और किस प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या करते हैं, ये विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर है? दिस इज द बेस of trophic level. It's called producer. Green plants are मेन कंपोनेंट्स। तो हमारे जो ट्रॉफिक लेवल 1 होता है, जैसे कुछ हमने इस चार्ट में आपको बताया है कि इसमें क्या है, जो ये प्लांट्स हैं इन्हें प्राइमरी प्रोड्यूसर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बेसिकली यही एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। बाकी सब जो होते हैं इसके ऊपर वो क्या करते हैं, एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्लांट्स हैं इनको क्या बोलते हैं, इनको प्रोड्यूसर बोलते हैं। इनको प्राइमरी प्रोड्यूसर भी बोलते हैं, प्राथमिक उत्पादक भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ट्रॉफिक लेवल 1 में कौन है, तो ये ग्रीन प्लांट्स हैं। क्लियर है? अब ग्रीन प्लांट्स को जो जीव खाते हैं, डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, उन्हें बोलते हैं सेकेंडरी प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, या उनको हम लोग ट्रॉफिक लेवल में T2 मानते हैं या सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल में आ जाते हैं। तो यहां देखते हैं सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल, इसको हम लोग डिनोट करते हैं T2 से, ट्रॉफिक लेवल 2 से। और ये क्या होते हैं, ये हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। हेट्रोट्रॉप्स का मतलब होता है ये होते हैं परपोषी। परपोषी का मतलब क्या होता है कि ये अपने पोषण के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए, ये अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी न किसी दूसरे पर निर्भर होते हैं। मतलब अपने लिए खाना ये नहीं बना पाते हैं। क्लियर है? और किसका ये कंज्यूम करते हैं, किसको कंज्यूम करते हैं, तो ये ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं। क्लियर है? तो इसमें देखिए, इट यूजुअली कॉन्टेन वेजिटेरियन ऑर्गेनिजम्स, दे आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर। इसमें कौन होता है, तो इसमें जो शाकाहारी जीव होते हैं उनको इसमें शामिल किया करते हैं। और ये क्या करते हैं, अपनी एनर्जी के लिए प्राइमरी प्रोड्यूसर यानी कि प्लांट्स पे डायरेक्टली डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पे डायरेक्टली निर्भर करते हैं। क्लियर है? तो यहां पर ध्यान रखना है कि ये जो हमारे सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल में हो जाता है, जिसमें हेट्रोट्रोप्स होते हैं, इसमें क्या होते हैं, इसमें होते हैं हर्बीवोरस, शाकाहारी जीव होते हैं, ग्रेजिंग एनिमल होते हैं जिनको हमने बताया था। तो उसमें आप देखेंगे तो ये क्या होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं, प्राथमिक प्रोड्यूसर होते हैं या प्राथमिक उत्पादक होते हैं। क्लियर है? फिर हम लोग आते हैं ट्रॉफिक 3, मतलब थर्ड ट्रॉफिक लेवल। इसको हम लोग T3 से डिनोट करते हैं। और इसमें भी क्या होते हैं, ये भी हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। इसके पहले वाले भी कहते हैं प्राथमिक, जो हमने बताया था कि प्राथमिक उपभोक्ता, वो भी कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स थे। और ये टर्शरी
जो या बोलते हैं इनको ट्रॉफिक लेवल 3 में, ये भी क्या होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, ये भी क्या बेसिकली होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, मतलब ये भी परपोषी होते हैं। ये किस पे डिपेंड करते हैं, ये शाकाहारी जीवों को खाते हैं, जो हर्बीवोरस हैं उनको खाते हैं। और ये बेसिकली क्या होते हैं, ये कॉर्निवोरस होते हैं, मांसाहारी होते हैं। क्लियर है, दे आर कॉर्निवोरस, ये क्या है, ये मांसाहारी हैं, ये शाकाहारी जीवों को खाते हैं। क्लियर है, एंड दे कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर, मतलब ये क्या होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर है। प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, तो ग्रीन प्लांट्स को खाने वाले हर्बीवोरस हैं, शाकाहारी जीव हैं। क्लियर है, तो यहां पर इनको बोलते हैं कॉर्निवोरस, मांसाहारी जीव। जैसे इसमें कौन आ जाएगा, जैसे इसमें फॉक्स आ जाएगी, इसमें आपका वुल्फ आ जाएगा, भेड़िया आ जाएगा, ठीक है, या इसमें लायन भी आ जाएगा, ठीक है, टाइगर आ जाएगा, ये सब आएंगे। देखो डॉग को होता है ना, डॉग और ह्यूमंस ये क्या है, ये ओमनिवोरस हैं, ये क्या है, सर्वभक्षी हैं, मतलब ये घास भी खा सकते हैं, वेजिटेशन भी खा सकते हैं, ठीक है, मतलब वनस्पतियां भी खा सकते हैं और मीट भी खाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जो ओमनिवोरस होते हैं, ये सारे ट्रॉफिक लेवल से जो नीचे के हैं उनसे एनर्जी ले लेते हैं। अभी हम लोग इसको देखते हैं। तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट है हम लोग का T4। T4 का मतलब है फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में क्या होता है कि इसमें ओमनिवोरस आते हैं, सर्वभक्षी आते हैं, और ये क्या करते हैं, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर से भी एनर्जी लेते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर से भी एनर्जी लेते हैं, और ये क्या लेते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर से भी एनर्जी लेते हैं, मतलब ये इनको भी खा जाते हैं। क्लियर है, तो ये क्या होते हैं, ओमनिवोरस होते हैं, सर्वभक्षी होते हैं। अब इसको देखते हैं। दिस लेवल इज द हाईएस्ट लेवल विच डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिसीव फूड एंड एनर्जी फ्रॉम फर्स्ट 3 ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, दे आर कॉल्ड ओमनिवोरस, मतलब ओमनिवोरस का मतलब क्या है, सर्वभक्षी। ह्यूमन बिलोंग्स टू दिस ट्रॉफिक लेवल, इसमें डॉग को भी इंक्लूड कर लिए कि ह्यूमंस एंड डॉग बिलोंग्स टू दिस ट्रॉफिक लेवल। अब हम लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं यहां पर कि इसमें जो हमने ये ग्राफ बना के बताया हुआ है, इसमें क्या है, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, प्राथमिक उत्पादक हैं, और इसमें कौन शामिल होता है, ग्रीन प्लांट शामिल होते हैं। क्यों, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू रेडिएशन एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, विकिरण ऊर्जा को ये प्रकाश संश्लेषण की विधि में रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। इनके ऊपर डिपेंड कौन होता है, तो ये होते हैं हर्बीवोरस, शाकाहारी जीव होते हैं। और ये क्या है, ट्रॉफिक T1 यहां पर है, तो ये क्या है, T2 यहां पर हो गए, ट्रॉफिक लेवल 2 यहां पे हो गए। पोषण स्तर दूसरा हो गया। तीसरा पोषण स्तर क्या है कि ये मांसाहारी हैं। मांसाहारी क्या है कि ये हर्बीवोरस, जो शाकाहारी जीव हैं, उनको खाते हैं और उनसे एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो ये क्या हो गए, T3 हो गए। इसमें जो आते हैं, जो मांसाहारी जीव हो गए, जैसे फॉक्स हो गई, लोमड़ी हो गई, या इसमें भेड़िया हो गया, उल्फ हो गया, टाइगर हो गया, लायन हो गया, जितने भी कॉर्निवोरस जीव होंगे सब यहाँ पे आ जाएंगे। ये T4 क्या हो गया, तो ये T4 हो गया ओमनिवोरस का, सर्वभक्षी जो होते हैं, जिसमें ह्यूमंस हैं, डॉग्स हैं, कैट भी इवन होते हैं। लेकिन कैट तो ऐसा हुआ है, कैट भी इसमें होती हैं, क्योंकि क्या होते हैं, वेजिटेशन को कैट भी खाती हैं, ठीक है, वेजिटेशन नहीं खाती हैं लेकिन खाना तो खाती है ना। जो शाकाहारी खाना, रोटी फेंक दीजिए तो रोटी खा लेंगे, दूध दे दे दूध पी लेंगी, ठीक है। तो ये होता है, हालांकि दूध से नहीं होता है, दूध तो सारे जानवर पीते हैं। चलिए, तो इसमें क्या होता है, ओमनिवोरस होते हैं जो सर्वभक्षी होते हैं। अब देखो क्या होता है, जो ओमनिवोरस हैं, जो T4 लेवल पर हैं, ये इनका भी प्लांट्स से भी खा के खाना खा लेते हैं, एनर्जी ले लेते हैं। वो हर्बीवोरस को भी खा लेते हैं, जैसे चिकन खा लिया, मटन खा लिया, इससे भी क्या करते हैं, एनर्जी ले लेते हैं। और फिर वो कॉर्निवोरस को भी खा लेते हैं, मतलब जो मांसाहारी जीव हैं उनको भी एनर्जी, उनसे भी खा के एनर्जी ले लेते हैं। तो ये जो T4 है ट्रॉफिक लेवल 4 पे, जिसमें कॉर्निवोरस हैं, ये नीचे के तीनों ट्रॉफिक लेवल से एनर्जी ले लेते हैं। यही इसमें बताया गया था, जो हमने T4 में आपको बताया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो बहुत सी बुक है ना, तो यहीं पर जाके इस पूरे ट्रॉफिक लेवल को स्टॉप कर देते हैं। बट एक नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है, जिसको हम लोग देखते हैं T5, इसको डिनोट करते हैं T5 से, ट्रॉफिक लेवल 5। और ये क्या होता है, फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल, पांचवा पोषण स्तर। इसमें क्या होता है, बेसिकली डिकम्पोजर्स होते हैं, जो वियोजक होते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, फंगाई हैं, ये क्या होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं। ये आर इंक्लूड्स अंडर दिस, मतलब डिकम्पोजर इनमें शामिल होते हैं। अब देखो क्या होगा कि यहाँ पे जो भी ट्रॉफिक लेवल हम लोगों ने देखा है, यहाँ पर इनमें चाहे प्राइमरी प्रोड्यूसर हो, चाहे प्राइमरी कंज्यूमर हो, चाहे सेकेंडरी कंज्यूमर हो, या यहाँ पर टर्सरी कंज्यूमर हो, या जिनको हम लोग T4 कहा गया है, ठीक है, ये सब हो,
इन सभी को क्या करते हैं, ये डिकम्पोज करते हैं। इनमें से सभी जो मरेंगे या डेड होंगे, इन सबको क्या करेंगे, वो डिकम्पोज करेंगे, और इस डिकम्पोजिशन की प्रोसेस में वो अपना खाना यहीं से ग्रहण करेंगे या अपने लिए यहां से क्या करेंगे, न्यूट्रिशन लेंगे। क्लियर है? तो जो डिकम्पोजर होते हैं वो इनके डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में ही अपने लिए न्यूट्रिशन ले लेते हैं या प्राप्त कर लेते हैं। क्लियर है? तो एक चीज देखो, यहां पे हमने कहा कि जो प्लांट्स हैं इनको ट्रॉफिक लेवल 1 में रखते हैं, इनको बोलते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर। जो यहाँ पे हार्बीवोरस हैं, शाकाहारी जीव हैं, इनको बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल 2, पोषण स्तर द्वितीय, इनको बोलते हैं हम लोग कि प्राइमरी कंज्यूमर। क्लियर है? यहाँ पर जो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं इनको बोलते हैं कॉर्निवोरस, मांसाहारी जीव, और इनको हम लोग T3 मतलब पोषण स्तर 3 में हम लोग लेते हैं। जो इसमें होता है टॉप पे, इसको बोलते हैं कॉर्निवोरस, या इसको हम लोग बोलते हैं टर्सरी कंज्यूमर, तृतीयक उपभोक्ता, और ये क्या होता है, T4 होता है। अब जो डिकम्पोजर होते हैं ना, ये बेसिकली इनके ऊपर ही तो होंगे डिकम्पोजर, जिसमें T5 होगा, ट्रॉफिक लेवल 5 होगा। ये डिकम्पोजर क्या है, ये इन सभी चारों का क्या करते हैं, ये डिकम्पोजिशन करते हैं, इनका वियोजन करते हैं आफ्टर देयर डेथ, इनकी मृत्यु के बाद। बट यहां पर ये टर्सरी कंज्यूमर ही मेन होता है, इसके ऊपर इनको हम लोग डिकम्पोजर की श्रेणी में रहते हैं। तो T5 में तो ये होते हैं ट्रॉफिक लेवल 5 में, बट यहां तक हमारा टॉप होता है टर्सरी कंज्यूमर, तृतीयक उपभोक्ता तक। क्लियर है? चलिए, आई होप इस टॉपिक को आपने समझा होगा अभी तक कि ये क्या हमारा ट्रॉफिक लेवल है। अब हम लोग आते हैं कि जो हमारा पूरा इकोसिस्टम है, इसके कितने, मतलब एक तरह से कहा जाए कि ट्रॉफिक लेवल्स कितने होते हैं, या एक तरह से कहा जाए कि हमारे जो इकोसिस्टम से रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, या इकोसिस्टम के जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं या इससे संबंधित संकल्पनाएं हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो देखो, पहला तो ये होता है कि जो हमारा एनर्जी ट्रांसफर होता है, जो हमारी इकोसिस्टम में ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, उसमें होता है फूड चेन जिसको बोलते हैं आहार श्रृंखला, और दूसरा होता है फूड वेब जिसको बोलते हैं आहार जाल। ठीक है? और थर्ड होता है इकोलॉजिकल पिरामिड, मतलब हमारे जो पारिस्थितिक क्षेत्र में जो चाहे जीवों की संख्या हो, चाहे जीवों का बायोमास हो, और चाहे जीवों के एनर्जी है, वो किस पिरामिड में अरेंज होते हैं, इसके लिए ये एक थ्योरी दी गई है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे इकोसिस्टम में एनर्जी का जो फ्लो होता है उसमें फूड चेन क्या होता है। फूड चेन और फूड वेव का मतलब क्या है कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी किस तरह से होता है, सिंप्लिसिटी तरीके से होता है, साधारण तरीके से होता है, या कॉम्प्लेक्स वे में होता है, बहुत जटिल तरीके से होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फूड वेव और फूड चेन, और इसका जो कॉम्प्लेक्स पैटर्न जो होता है उसको बोलते हैं फूड वेव, खाद्य जाल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फूड चेन क्या होता है, फिर ये देखेंगे फूड वेव क्या होता है। क्लियर है? तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर फूड चेन क्या होता है। तो थोड़ा सा इसको हम लोग देखते हैं कि फूड चेन क्या होता है, खाद्य श्रृंखला क्या होती है। तो देखिए, इट इज सच ए चेन ऑफ ऑर्गेनिज्म in which one organisms eat another, it means one organism become food for the other। इसमें क्या होता है ना कि देखो, एक जीव दूसरे जीव को खाता है, इसमें एक जीव दूसरे जीव का आहार बनता है, खाना बनता है, इसे क्या कहते हैं, फूड चेन बोलते हैं। ठीक है? इसको और क्लियर करते हैं। ठीक है? that is in a food chain a sequence of organisms that feed one another, मतलब ये एक ऐसी श्रृंखला है जीवों के खाने की या जीवों के आहार ग्रहण करने की, एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को क्या करता है, खाता है। क्लियर है? अब देखिए, ए फूड चेन स्टार्ट्स विथ ऑटोट्रोफ्स आर प्रोड्यूसर्स एंड एंड विथ टॉप कार्निवोरस ओमनीवोरस। तो देखो, जो हमारा फूड चेन होता है वो शुरू कहां से होता है, वो शुरू होता है प्राइमरी प्रोड्यूसर यानी कि प्लांट से शुरू होता है। फिर वो कहां से कहां चलता है, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर से, प्राथमिक उत्पादक से प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता तक जाता है। फिर यहां से कहां जाता है, तो यहां से जाता है ये सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर मतलब कॉर्निवोरस, मांसाहारी जीव तक जाता है। फिर यहां से कहां जाता है, तो ये जाता है ओमनीवोरस तक, यानी कि जो सर्वभक्षी है जिसको बोलते हैं टर्सरी कंज्यूमर। क्लियर है? यहां तक जाता है। तो ये क्या है, हमारा फूड चेन है। अगर इसको एक पिक्चर से देखा जाए तो यहां ध्यान से देखिए कि इस पिक्चर में क्या है कि जैसे ये सन है,
सन से एनर्जी प्लांट्स लिए और प्लांट ने क्या किया, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में इस सन की जो रेडिएशन एनर्जी है, विकिरण ऊर्जा है, इसको इन्होंने क्या किया, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। रासायनिक ऊर्जा में क्या किया, इसको बदल के अपनी सेल में प्लांट्स ने क्या किया, स्टोर कर लिया, रख लिया। क्लियर है। अब देखो यहां पर इस प्लांट में जो एनर्जी है उसको ग्रॉस ऊपर खाएगा, जो लोकस्ट है ये खाएगा। तो इस प्लांट की कुछ एनर्जी कहां चली गई, ये ग्रॉस ऊपर में चली गई। इसका एक थ्योरी है कि कितना एनर्जी ट्रांसफर होगी, तो ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर होगी। इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे तो आप परेशान नहीं होइएगा। तो इसको बोलेंगे प्राइमरी कंज्यूमर। अब इस ग्रॉस ऊपर को अगर मान लो फ्रॉग खाता है, तो इस ग्रॉस की एनर्जी, ग्रॉस ऊपर की एनर्जी कहां चली गई, फ्रॉग में। तो ये फ्रॉग क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर है। ठीक है। अब इस फ्रॉग को अगर स्नेक खाता है, तो इस फ्रॉग की जो एनर्जी थी वो किसमें चली गई, स्नेक में। तो ये क्या है, टर्सरी कंज्यूमर है। ठीक है। अब इस अगर स्नेक को हाक खाता है, बाज खाता है, तो इस सांप की एनर्जी कहां चली गई, बाज में चली गई। ये फाइनल कंज्यूमर हो गया। हालांकि हमने आपको बताया था टर्सरी कंज्यूमर तक। तो ये मेन श्रृंखला तो यही तो होती है, इसके बाद आप बढ़ाते रहिए, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है। अब देखो ये जो मरे, चाहे ये मरेगा, 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 मतलब सन नहीं, प्लांट, कोई भी अगर मरेगा तो इसको डिकम्पोज करने वाले जो ये डिकम्पोजर हैं, जिसमें फंगाई है, बैक्टीरिया है, ये सब क्या हो जाएंगे, ये डिकम्पोजर हो जाएंगे। अब देखो जो हमारा फूड चेन है, ये इसकी कंडीशन के आधार पर इसको दो भाग में क्लासिफाइड करते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ फूड चेन। तो टाइप्स ऑफ फूड चेन दो तरह का होता है। एक तो होता है कि देखो इसमें क्या होता है, ग्रेजिंग फूड चेन, मतलब ये चाहे लैंड एरिया पे हो और चाहे एक्वेटिक एरिया में हो, जलीय क्षेत्र में हो, ये क्या है, ये एक फूड चेन है। दूसरा क्या है कि ये डिट्राइटस फूड चेन होता है। डिट्राइटस फूड चेन का मतलब होता है कि जो मरने वाले जीव हैं, डिकम्पोजर हैं, उनका भी फूड चेन चलता है। तो एक तो ये होता है जो सामान्य रूप से हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि ये टाइप्स ऑफ फूड चेन में पहला है ग्रेजिंग फूड चेन। अब देखो ग्रेजिंग में आपको स्थलीय भाग भी दिखेगा और जलीय भाग दिखेगा। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेजिंग, मतलब इसमें खाने वाले, घास खाने वाले जीव और उनके ऊपर रहने वाला जो हमारा पूरा फूड चेन है उसमें। और दूसरा है डेट्राइटस, का मतलब है मृत जीव के ऊपर, मतलब मरे हुए या सड़े गले पदार्थों के ऊपर जो चलता हुआ हमारा ये जो फूड चेन है उसका एक अलग है। तो देखो इसमें जो ग्रेजिंग फूड चेन है इसमें क्या है, अब यहाँ पे देखो मेनली टू टाइप ऑफ फूड चेन आकर्स इन आवर नेचर, मतलब हमारे प्रकृति में दो तरह के फूड चेन चलते हैं या दो तरह के फूड चेन रन करते हैं। क्लियर है। पहला है ग्रेजिंग फूड चेन। इट डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, लैंड आर टेरेस्ट्रियल फूड चेन एंड इक्वेटिक फूड चेन। मतलब जो हमारा ग्रेजिंग फूड चेन है या जो चरने वाला या घास वाला जो फूड चेन है वो दो तरह का है। पहला है कि ये स्थली, ठीक है, इसी को लैंड कर लीजिए, टेरेस्ट्रियल कर लीजिए, स्थली, और दूसरा है जली। तो स्थल पे क्या होता है, वही हमने बताया कि ग्रास है, घास है, ग्रास को कौन खाएगा, ग्रास ऊपर खाएगा, टिड्डा खाएगा, टिड्डे को कौन खाएगी, बर्ड खाएगी, कोई बर्ड खाएगी, या टिड्डे को मेढक खा लिया, मेढक को सांप खा लिया, या बर्ड को बाज खा लिया। तो ये एक फूड चेन चलेगा। ठीक है। ये एक फूड चेन होगा जो लैंड पे चलेगा। इसी ग्रेजिंग फूड चेन का एक हिस्सा होगा जो ओशन में चलेगा या जल में चलेगा। इसमें सबसे पहले क्या हो गया, तो ये फाइटोप्लैंक्टन हो गए, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं पादप प्लवक। फाइटोप्लैंक्टन को क्या कहते हैं, पादप प्लवक। तो ये क्या होता है कि ये हमारे इक्वेटिक एरिया में छोटे छोटे माइक्रो प्लांट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या करते हैं, रेडिएशन एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है। फिर इस फाइटोप्लैंक्टन को, पादप प्लवक को कौन खाएगा, जू प्लैंक्टन, जिसको बोलते हैं जंतु प्लवक। ठीक है। जंतु प्लवक खाएगा। इस जंतु प्लवक को कौन खाएगा, स्मॉल फिशेस खाएंगी, या जो जलीय भाग में रहने वाले कीट पतंगे हैं या कीट हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो खाएंगे। स्मॉल फिश को कौन खाएगा, बिग फिश खाएगी। और यही बिग फिश क्या है, यहां पर प्रेडेटर है, मतलब ये टर्सरी कंज्यूमर है जो हम लोगों ने पढ़ा था। क्लियर है। तो ये क्या है, चरम परभक्षी है जो बिग फिश, या इसको बोलते हैं प्रेडेटर फिश। क्लियर है। तो ये तो हो गया हमारा सामान्य रूप से जो नॉर्मल चीज पे चलती है, स्थल या जल पे, इसको बोलते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। जो सेकेंड होता है वो क्या होता है, डिट्राइटस फूड चेन। इसको क्या बोलते हैं, दिस फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम डेड लिविंग थिंग्स। ये जो फूड चेन है वो कहां शुरू होता है, मरे हुए जीवित जीवों से, जो हमारे ट्रॉफिक लेवल में, ट्रॉफिक लेवल 1 था, 2 था, 3 था, 4 था,
जब वो मर जाते हैं तो ये डिट्राइटस फूड चेन शुरू होता है, ठीक है। दिस फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम डेड लिविंग थिंग्स, मतलब ये तब शुरू होता है जब जीवित जीव मर जाता है, क्लियर है। दे ईटेन बाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो इसमें क्या होता है, जैसे मर गया तो उसको कौन खाएगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वही तो खाएंगे, जो स्कैवेंजर होंगे, बैक्टीरिया होंगे, फंगाई होंगे, वही क्या करेंगे, इसको खा के खत्म करेंगे। तो ये हमारा फूड चेन था जिसको हमने इस फिगर के थ्रू आपको समझाने की पूरी कोशिश की हुई है, क्लियर है। तो इस फिगर के थ्रू हम लोगों ने ये समझा कि ये हमारा फूड चेन कैसे होता है। अब हम लोग का टॉपिक है फूड वेब क्या होता है। तो देखो अभी तक हम लोगों ने देखा है कि ये जो हमारा फूड चेन था, इसी फूड चेन का जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं, खाद्य जाल बोलते हैं। तो ये खाद्य जाल कुछ नहीं होता है, बस इसी फूड वेब का क्या होता है, कॉम्प्लेक्स एक सिनेरियो होता है या कॉम्प्लेक्स पैटर्न होता है। देखो यहाँ पे क्या है कि एक जीव दूसरे जीव को तो खा रहा है, लेकिन एक जीव बहुत से जीवों का क्या होता है, आहार होता है, और एक जीव बहुत से जीवों से आहार ग्रहण करने का अपने पास ऑप्शन रखता है, क्लियर है। तो इसको वन बाय वन करके हम लोग देखते हैं अगर, तो देखो फूड वेब क्या होता है, द इंटरकनेक्शन ऑफ मेनी फूड चेन इन इकोसिस्टम इज कॉल्ड फूड वेब, मतलब जब कई खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं तो उसे ही खाद्य जाल कहा जाता है। दैट इज द कॉम्प्लेक्स फूड चेन इज कॉल्ड द फूड वेब, मतलब एक जटिल खाद्य श्रृंखला ही खाद्य जाल को बनाती है, या उसी को एक जटिल खाद्य श्रृंखला को हम लोग खाद्य जाल कहते हैं, क्लियर है। इन अदर वर्ड्स, food chain of different ecosystem together from food webs, we see it that the same food resource is part of more than one chain, like मतलब एक ही जीव कई जीवों का आहार हो सकता है, या एक जीव कई जीवों से आहार ले सकता है, ये कॉम्प्लेक्स रूप होता है, क्लियर है। देखिए 10 इन फूड वेब द फ्लो ऑफ एनर्जी पासेस थ्रू सेवरल पाथ, मतलब जो खाद्य जाल है इसमें ऊर्जा कई मार्गों से संचलित होती है, यानी कि एक जीव को कई जीव खाने वाले होते हैं, या कह सकते हैं कि एक जीव कई जीवों को खाकर एनर्जी प्राप्त करता है, ठीक है। इवन दो इट इज यूनिडायरेक्शनल, सब कुछ होने के बाद भी ये क्या होता है, एक ही दिशा में जाता है, यानी कि ये एक दिशा में एनर्जी जाएगी, ये नहीं बैक होके नहीं आएगी या साइक्लिक प्रोसेस से नहीं आएगी। मोर कॉम्प्लेक्स फूड वेब्स सपोर्ट द इस इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेबल इकोसिस्टम, मतलब अगर खाद्य श्रृंखला बहुत स्ट्रांग है तो इससे इकोसिस्टम भी बहुत स्टेबल होगा, बहुत इक्विलिब्रियम में रहेगा, और ये लॉन्ग लास्टिंग होगा, लंबे समय तक रन करने वाला इकोसिस्टम होगा। इसको इस फिगर के थ्रू हम लोग देखते हैं कि देखो यहाँ पे एक फिगर दिखाया गया है कि एक यहाँ पर ग्रास ऊपर है, अरे सॉरी एक प्लांट है, इस प्लांट को किसने खाया, ग्रास ऊपर ने खाया। तो यहाँ ध्यान से रखना है कि इस प्लांट में जो एनर्जी थी वो किस में चली गई, ग्रास ऊपर में। अब ग्रास ऊपर को खाने वाले कई हैं, जैसे यहाँ पे ग्रास ऊपर को रैट भी खा लेगा और ग्रास ऊपर को फ्रॉग भी खा लेगा, फिर इस रैट को खाने वाले भी कई हैं, जैसे स्नेक खा लेगा, इसको हॉक खा लेगा, या इसको वुल्फ खा लेगा रैट को, क्लियर है। उसी तरह से इस फ्रॉग को खाने वाले भी कई हैं, जैसे एक तो ये हॉक खा लेगा, दूसरा क्या खा लेगा, ये स्नेक खा लेगा, ठीक है। तो इससे भी एनर्जी क्या हो रही है, कई लोग ले रहे हैं। उसी तरह से यहाँ पे दिखाया गया कि मान लो एक फ्लावरिंग प्लांट है, फूल खिलने वाला है, तो जितने फ्लावरिंग प्लांट हैं उनसे एक बटरफ्लाई लेगा, बटरफ्लाई को क्या खा सकता है, ये ड्रैगन फ्लाई खा सकता है या फ्रॉग खा सकता है। तो ये क्या है कि एक कॉम्प्लेक्स फूड चेन है जिसमें एक जीव को कई जीव खा सकते हैं, या इसको उल्टा कहें कि एक जीव कई जीवों से आहार ले सकता है, क्लियर है। तो कॉम्प्लेक्स फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब, मतलब जटिल खाद्य श्रृंखला ही खाद्य जाल का निर्माण करती है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं जो दूसरा हम लोग का टॉपिक था, इकोलॉजिकल पिरामिड, पारिस्थितिकीय पिरामिड, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि जो पारिस्थितिक पिरामिड होती है, देखो द आइडिया ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड वाज फर्स्ट गिवन बाय चार्ल्स एल्टन, मतलब इकोलॉजिकल पिरामिड की जो पहली बार सबसे पहले जो इसका विचार दिया था वो किसने दिया था, चार्ल्स एल्टन ने दिया था। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एल्टेनियन पिरामिड, इसी कारण इसको एल्टेनियन पिरामिड भी बोलते हैं। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द म्यूचुअल रिलेशनशिप या म्यूचुअल रिलेशंस बिटवीन द नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स, consumers, biomass and stored energy of an ecosystem is called ecological pyramid। अब देखो इसमें क्या है, जो ट्रॉफिक लेवल 1, ट्रॉफिक लेवल 2, अब ध्यान से यहां पर देखो कि जो हमने यहां पर देखा हुआ है इस ग्राफ में, जो चीज हमने देखी थी यहां पर, ठीक है,
ठीक है, इस ग्राफ में जो हमने देखी हुई थी, इसमें इन सबके बीच में कैसा रिलेशन है, इसी को कौन देता है? पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड इसी को डिस्क्राइब करता है, इसी को बताता है कि इनके बीच में क्या संबंध है। किसके संबंध में? तो इन सबके बीच में क्या संबंध है और किस तरह से? तो एक होता है कि एनर्जी नंबर का, कि इनमें कैसे नंबर्स हैं, एक दूसरे का नंबर कैसा है। दूसरा है इनका बायोमास क्या है, जैव भार में क्या संबंध है इनका। और तीसरा है इनके एनर्जी में इन सब में क्या संबंध है। क्लियर है? तो देखो, ध्यान से रखो, यहां प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर। पहला इसमें इकोलॉजिकल पिरामिड में इसमें देखा जाता है कि इनकी संख्या में क्या संबंध है, किस तरह से संख्या घटती बढ़ती है उसका संबंध। दूसरा इसमें देखा जाता है कि इनका जो जैव मास है, बायोमास है, जैव भार है, उसमें क्या संबंध है। ड्राई वेट जिसको बोलते हैं, शुष्क भार जिसको बोलते हैं, उनमें इसका संबंध क्या है, कि भार इसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा, इसमें ज्यादा, इसमें ज्यादा है, कि क्या संबंध है, इसको देखते हैं। और तीसरा होता है कि इसमें एनर्जी क्या है, स्टोर है। इन सभी ट्रॉफिक लेवल में क्या है? एनर्जी, ऊर्जा संचित है। तो ऊर्जा का क्या रिलेशन है इसमें, यहां से ऊर्जा घटती जाती है कि घटती है, बढ़ती है, क्या है, यही रिलेशन है। इसी को बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। तो एल्टन ने इसको पिरामिड के अकॉर्डिंग समझाने की जो कोशिश की है, उसी को क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल पिरामिड। तो इसमें हम लोग यही समझेंगे कि ये जो हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड है, ये क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, तो यहां पर देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। तो तीन तरह के क्या होते हैं? इकोलॉजिकल पिरामिड होते हैं। इसमें पहला क्या होता है? पहला होता है पिरामिड ऑफ ऑर्गेनिजम्स नंबर। मतलब जो जीव जंतु हैं, इनके नंबर्स के आधार पर क्या पिरामिड है, इनका नंबर कैसे है, उस नंबर के आधार पर जो पिरामिड बनाएंगे वो कैसा बनेगा। उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, ये सब भी होगा कि इसमें इसका पिरामिड कैसा बनेगा। क्लियर है? सेकंड है पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास के आधार पर इनका पिरामिड कैसे बनेगा, जो उनमें भार है, ड्राई वेट है, उसके आधार पर इनका पिरामिड कैसे बनेगा। क्लियर है? क्लियर हो गया आपका? अब देखते हैं तीसरा जो है पिरामिड ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। मतलब जो हमारे बायोसिस्टम में, या जो कहा जाए कि इसमें हमारे, इसमें इनका जैव भार किस तरह से है, इनका सॉरी एनर्जी क्या है, इन जो हमारे ट्रॉफिक लेवल में जो एनर्जी स्टोर है, इनकी एनर्जी का पिरामिड कैसे बनेगा। सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा। पिरामिड का मतलब क्या? पिरामिड का मतलब होता है ट्रायंगुलर शेप। इस तरह से ये जो है, इसको पिरामिड बोलते हैं। ठीक है? अब ये उल्टा बनेगा। उल्टा का मतलब ये ऐसे तो नहीं बन जाएगा, या सीधा रहेगा, इसको बोलते हैं अपराइट मतलब सीधा, इसको बोलते हैं इनवर्स यानी कि उल्टा। ये किस तरह का पिरामिड बनेगा, किसमें? तो पिरामिड जिसमें नंबर्स की बात की जाए, दूसरा बायोमास की बात की जाए, और तीसरा एनर्जी की बात की जाए, तो ये पिरामिड किस तरह से बनेगा, ये बताइए, ये बताया गया। क्लियर है? तो चलिए, आई होप इसको आप समझ रहे होंगे। अब हम लोग वन बाय वन करके इसको डिस्कस करते हैं। तो यहां पर देखिए, ये जो हमारा है वो क्या है? पिरामिड नंबर। मतलब जीवों के नंबर में कैसा पिरामिड होगा, इसको देखते हैं। तो देखो ध्यान से कि अगर हम लोग बायो इसमें इकोसिस्टम में अगर जितने भी हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अगर नंबर्स या उनकी संख्या को लेकर अगर हम लोग इसको डिस्कस करें, तो ये पिरामिड कैसा बनेगा, इसके बारे में डिस्कशन किया गया है। ठीक है? तो यहां पर ध्यान से देखो, तो ये जो नंबर्स को लेकर पिरामिड बनेगा, ये सीधा भी बनेगा और उल्टा भी बनेगा। मतलब अपराइट एंड इनवर्स दोनों बनेगा, इनवर्ट। ठीक है? तो यहां पर देखो इन्वर्टेड है यानी कि उल्टा है, और यहां पे क्या है? अपराइट मतलब सीधा है। तो ध्यान से देखो कि यहां पे सीधा कब बनेगा। सीधा तब बनेगा कि हम अगर यहां पर चाहे, यहां पर हम ग्रेजिंग एनिमल्स ले लें, घास को ले लें, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर की संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर घास के मैदान को लें तो बहुत ज्यादा संख्या में घास होगी। उस पर डिपेंड रहने वाले जो प्राइमरी कंज्यूमर हैं, इनकी संख्या क्या होगी? कम होगी, क्योंकि यहां से सिर्फ 10% एनर्जी ही इनमें ट्रांसफर हो रही है। तो घासों की संख्या बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तभी ये क्या करेंगे? सरवाइव करेंगे या सस्टेन करेंगे। तो इनकी नंबर क्या होगी? ज्यादा होगा। फिर प्राइमरी कंज्यूमर का नंबर क्या होगा? प्राइमरी प्रोड्यूसर से कम होगा। फिर इन प्राइमरी प्रोड्यूस कंज्यूमर पर निर्भर रहने वाली जो सेकेंडरी कंज्यूमर हैं, उनका नंबर्स क्या होगा? तो प्राइमरी कंज्यूमर से कम होगा, क्योंकि इनसे 10% ही एनर्जी इनमें जाएगी। फिर जो सेकेंडरी कंज्यूमर हैं, इन पे डिपेंड रहने वाले जो
टर्सरी कंज्यूमर है उनकी भी संख्या क्या होगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी कंज्यूमर पे एनर्जी सिर्फ 10% जाएगी, तो इनकी भी नंबर्स क्या होंगे, कम होंगे। फाइनली जो क्वार्टरनरी कंज्यूमर होंगे या चतुर्थक उपभोक्ता होंगे, या इसके ऊपर भी इसको बढ़ाते जाओ, इनका नंबर्स क्या होगा, कम ही होता जाएगा। तो यहां पे जो नंबर वाला पिरामिड है, चाहे वो लैंड एरिया में हो, लैंड एरिया में हो और चाहे वो वाटर एरिया में हो, ये हमेशा क्या रहेगा, ये सीधा रहेगा। अगर हम एरिया की बात करते हैं, किसी बड़े एरिया में लेकर अगर हम इसको नंबर पिरामिड को डिस्क्राइब करते हैं, क्लियर है। लेकिन ये कब उल्टा बन जाएगा कि यदि हम यहां पर प्राइमरी कंज्यूम प्रोड्यूसर को अगर सिंगल ट्री के रूप में रिकॉग्नाइज करें, कि एक पेड़ को ही अगर हम प्राइमरी प्रोड्यूसर मान लें, प्राथमिक उपभोक्ता मान लें, तो ये कैसे बनेगा, क्लियर है। तो अगर हम किसी पेड़ को ही इसको ले लें कि एक, हाँ भाई एक पेड़ है, इस पेड़ को ही ले लेते हैं, ये क्या होगा, प्राइमरी प्रोड्यूसर है। तो अगर सिंगल ट्री को लिया जाए तो ये क्या होगा, एक ही होगा, तो प्रोड्यूसर का नंबर क्या हो गया, सिंगल हो गया। अब देखो, इस पेड़ पे निर्भर रहने वाले हार्बीवोरस बहुत होंगे, जैसे बर्ड्स हैं, तो हार्बीवोरस की संख्या क्या हो जाएगी, प्रोड्यूसर से ज्यादा होगी, क्योंकि एक पेड़ पे निर्भर रहने वाले कई पक्षी हो सकते हैं। तो यहां पर जो हर्बीवोरस है उनके नंबर्स ज्यादा हो जाएंगे। फिर इन हर्बीवोरस पर निर्भर रहने वाले जो पैरासाइट्स हैं, जो कौन है, जो यहां पर मान लो कि सेकेंडरी कंज्यूमर हैं, जो पैरासाइट्स हैं, मतलब टिक हो गया, माइट्स हो गया, क्या हो गई, जो आपके मक्खियां हो गई या मच्छर हो गए इनके ऊपर रहने वाले, या इस तरह के जो भी हैं, उनके नंबर्स क्या हो जाएंगे, यहां पर ज्यादा हो जाएंगे, क्लियर है। फिर यहां पर इन पैरासाइट पे डिपेंड रहने वाले जो हाइपर पैरासाइट्स हैं, मतलब जो पैरासाइट के ऊपर भी डिपेंड रहते हैं, हाइपर पैरासाइट्स, जिसमें जो क्या हो गए, फंगस हो गए या बैक्टीरियाज हो गए, उनके नंबर्स क्या होंगे, और ज्यादा होंगे। तो अगर हम यहां पर सिंगल ट्री को, इकोसिस्टम में सिंगल ट्री को अगर हम लेते हैं, तो इनके नंबर्स क्या हो जाएंगे, सिंगल रहेगा, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है, सिंगल रहेगा। इस पे क्या होगा कि ये उल्टा पिरामिड बनता जाएगा, यहां पे नंबर 1 है, यहां पे नंबर 2 से या 1 से ज्यादा होगा, यहां इनसे भी ज्यादा इसका नंबर होगा, यहां पे इनसे भी ज्यादा इनका नंबर होगा। तो ध्यान बस ये रखना है कि जो नंबर पिरामिड होता है वो अपराइट भी बन सकता है और इन्वर्टेड भी बन सकता है, मतलब वो सीधा भी बन सकता है और वो उल्टा भी बन सकता है, क्लियर है। तो यहां पर ध्यान रखना है कि जो नंबर ऑफ पिरामिड है, जीवों की संख्या का जो पिरामिड है, वो सीधा भी बन सकता है और उल्टा भी बन सकता है, क्लियर है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग कि जो हमारा बायोमास का पिरामिड है, जो जैव भार का पिरामिड है, ठीक है, ये जैव भार का पिरामिड ये सीधा भी बनेगा और उल्टा भी बनेगा, क्लियर है। अब इसको कैसे देखते हैं, इसको ध्यान से देखो। तो इसको हिंदी में हम लोग बायोमास कहते हैं, ड्राई वेट, और हिंदी में इसको बोलते हैं शुष्क भार, ठीक है, या जैव भार। तो ठीक है, इसको अगर देखेंगे इस फिगर के अकॉर्डिंग, तो देखो अगर हम लैंड एरिया में देखें, स्थलीय भाग में देखें, तो ये क्या होता है, जब जैव भार या बायोमास का, ये हमेशा सीधा बनेगा लैंड एरिया में। जैसे कि यहां पर क्या है, जितनी ग्रास हैं इनका जैव भार क्या होता है, ज्यादा होता है, ड्राई वेट ज्यादा होता है। इन पर डिपेंड रहने वाले प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ताओं का जैव भार क्या होता है, प्राथमिक उत्पादकों से कम होता है जैव भार। फिर प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर का जैव भार या बायोमास क्या होता है, कम होता है, क्लियर है। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर से जो टर्सरी कंज्यूमर है, इनका भी जैव भार क्या होता है, तो ये सीधा बनेगा। यहां पे प्राइमरी प्रोड्यूसर का जैव भार ज्यादा, फिर सेकेंड प्राइमरी कंज्यूमर का जैव भार उससे कम, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर का भार उससे जैव भार उससे कम, और टर्सरी कंज्यूमर का जैव भार उससे कम होता है, क्लियर है। लेकिन अगर हम ये किसी लेक एरिया में या इक्वेटिक एरिया में अगर इसको लें, तो ये हमेशा उल्टा बनेगा। क्यों बनेगा, देखो यहां पे हमने बताया था कि चाहे हम स्थलीय भाग पर जाएं या जलीय भाग पर जाएं, तो जो ये हमारा नंबर्स का है वो ज्यादा होगा। लेकिन अगर हम बायोमास की बात करें, तो जल क्षेत्र में ये हमेशा उल्टा बनेगा, जो बायोमास का हमारा पिरामिड होगा। क्यों होगा कि यहां पे प्राइमरी प्रोड्यूसर यानी कि फाइटोप्लैंक्टन, पादप प्लवक की संख्या तो ज्यादा होगी, लेकिन उनका भार क्या होगा, कम होगा। संख्या ज्यादा, माइक्रो भाई ऑर्गेनिजम्स हैं, छोटे से पादप हैं, उनका क्या है, नंबर तो बहुत ज्यादा है, संख्या तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उनका शुष्क जैव भार क्या है, ड्राई वेट क्या है, बहुत कम है। तो इसलिए इनका जो वेट है वो कम है। अब ये क्या है, 4 ग्राम प्रति स्क्वायर मीटर, मतलब एक दिया गया है अनुमान,
तो ये है। फिर इन पर निर्भर रहने वाली जो स्मॉल फिश हैं, जो हार्बीवोरस हैं, इनका क्या है कि नंबर्स तो कम होगा इनका, लेकिन इनका जैव भार क्या होगा, ज्यादा होगा। भाई आकार इनका ज्यादा बड़ा है किसके, एज कंपेयर टू दीज जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, जिनमें फाइटोप्लैंक्टन या इसमें जू फ्लाइंकटन है। तो इसमें इनका भार क्या होगा, ज्यादा होगा। फिर जो प्रेडेटर फिश हैं या जो कॉर्निवोरस हैं, जो बड़ी शिकारी मछलियां हैं, उनका नंबर्स तो कम होगा, लेकिन उनका साइज इतना बड़ा है कि उनका ड्राई वेट क्या होगा, एज कंपेयर टू प्राइमरी कंज्यूमर, इनका ज्यादा होगा। प्राथमिक उपभोक्ताओं की अपेक्षा इनका जैव भार ज्यादा होगा। तो ध्यान रखना कि जो हमारा यहां पर जलीय क्षेत्र में जो पिरामिड बनेगा जैव भार का, वो हमेशा क्या होगा, इन्वर्टेड होगा या उल्टा होगा। क्लियर है, आई होप इसको समझ रहे होंगे। अब जो तीसरा था हम लोग का पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी को देखते हैं। तो ये जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है, ये हमेशा क्या होगा, सीधा होगा। इसमें चाहे स्थलीय भाग पर हो और चाहे ये जलीय भाग पर हो, जो पिरामिड एनर्जी होगी वो हमेशा क्या होगा, सीधा होगा। क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इसमें जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं उसमें ज्यादा एनर्जी होती है। क्यों, क्योंकि प्राइमरी प्रोड्यूसर जो होते हैं सनलाइट से डायरेक्ट जो फूड बनाते हैं, केमिकल एनर्जी बनाते हैं, तो इनमें एनर्जी ज्यादा स्टोर होती है। और जैसे जैसे हम फूड चेन पे ऊपर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे एनर्जी का ट्रांसफर कम होता जाता है। जैसे मान लो प्राइमरी जो प्रोड्यूसर हैं, इनमें अगर 10,000 जूल अगर एनर्जी कंज्यूम है या स्टोर है, तो इसके बाद जो इनको खाने वाले प्राइमरी कंज्यूमर हैं, इसका सिर्फ 10% ही एनर्जी इनमें ट्रांसफर होगी। तो इसमें कितनी एनर्जी गई, यहाँ पे 10,000 है प्राइमरी प्रोड्यूसर में, तो इनमें कितनी गई, 1,000 जूल एनर्जी गई। तो ये क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर हो गए। क्लियर है। अब ध्यान रखना कि अगर इसमें इसका 1,000 जूल एनर्जी है, तो इसको जब खाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, तो सिर्फ इसका 10% ही एनर्जी इसमें जाएगी। तो इसके पास कितना गया, 100 जूल गया। क्लियर है, 1,000 का 10% 100 जूल गया। फिर ये इसको जब टर्सरी कंज्यूमर खाएगा, तृतीयक उपभोक्ता खाएगा, तो इसमें भी सिर्फ 10% एनर्जी जाएगी। तो इसमें कितना गई, 10 जूल गई। तो इसमें नीचे की तरफ से एनर्जी ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसे ट्रॉफिक लेवल पे, वैसे वैसे एनर्जी की क्वांटिटी कम होती जाती है, घटती जाती है। इसलिए यहां पर क्या है कि बेस पे या प्राइमरी प्रोड्यूसर में एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है, उस पर निर्भर रहने वाले जीव हैं उनमें एनर्जी का लेवल कम होता जाता है। क्लियर है। तो आप देखे होंगे ना कि एक शेर है, वो मांसाहारी जीव का शिकार नहीं करना चाहता है, जैसे कुत्ता हो गया या लोमड़ी हो गई या भेड़िया होगा, उसका शिकार नहीं करना चाहता है शेर, हमेशा ग्रेजिंग एनिमल का शिकार करना चाहता है। ग्रेजिंग एनिमल का मतलब कौन हो गए, जो शाकाहारी हो गए, हिरन हो गया, भैंस हो गया, गाय हुआ, इनका शिकार करना चाहेगा। उसके पीछे उसका वो था कि भाई अगर कुत्ता मार के खाएंगे, भेड़िया मार के खाएंगे या लोमड़ी मार के खाएंगे, तो उसमें एनर्जी क्या होगी, कम होगी। लेकिन हार्बीवोरस खाएंगे तो उसमें एनर्जी का लेवल क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जितना मीट हम कुत्ता का खाएंगे या भेड़िया का खाएंगे, उतना ही मीट अगर हार्बीवोरस का खाते हैं तो वो हमारे लिए ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। क्लियर है। तो ये हमने जो पिरामिड ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड था, उसमें हम लोग पिरामिड ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कशन किए। क्लियर है। तो ये हमारा पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हो गया, इसके बारे में डिस्कशन हम लोगों ने किया। अब हम यहां पर डिस्कस करते हैं कि जो हमारा, ठीक है, जो हमारा इकोसिस्टम होता है, इसकी कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं, एक हमारे इकोसिस्टम की कौन कौन सी सेवाएं हमें हैं, इकोसिस्टम से हमें क्या मिलता है। तो देखो यहाँ पे मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट जो थे, ये इसने क्या किया है, मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट ने बताया है कि हमारा इकोसिस्टम 5 तरह की हमें क्या करता है, प्रमुख सेवाएं या सुविधाएं प्रदान करता है। तो मिलेनियम इकोसिस्टम ये 5 तरह की हमें बेसिक सुविधाओं के बारे में बात करता है जो इकोसिस्टम हमें देता है। पहला है प्रोविजनिंग सर्विसेज। प्रोविजनिंग सर्विसेज का मतलब है कि इसी इकोसिस्टम में हम क्या लेते हैं, प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर इज ए प्रोविजनिंग सर्विसेज। मतलब इसी इकोसिस्टम में जो हमें जल मिलता है या खाना मिलता है, वो हमको कौन देता है, हमारा इकोसिस्टम प्रोवाइड कराता है। दूसरा है रेगुलेटिंग सर्विसेज, नियंत्रण करने वाली ताकतें या शक्तियां, वो क्या है, कंट्रोल ऑफ क्लाइमेट, जो हमारा इकोसिस्टम है वो क्या करता है, क्लाइमेट को बनाता है। फ्लड एंड डिजीज
वाटर प्यूरिफिकेशन एंड रेगुलेटिंग सर्विसेज, तो जो कंट्रोल है वो क्या है, क्लाइमेट को नियंत्रित करता है, या बाढ़ को और बीमारियों को जो नियंत्रित करता है, जल को शुद्धिकरण करता है, और ये सब किस में आती हैं, ये आती हैं रेगुलेटिंग सर्विसेज में, मतलब नियंत्रणकारी शक्तियां। ये क्या है, हमारा इकोसिस्टम हमें रेगुलेट करके देता है। तीसरा है सपोर्टिंग सर्विसेज, मतलब जो हमारे अर्थ पे जीवन को बनाए रखने और संभालने के लिए जो सपोर्ट करता है, उसमें क्या है, तो इसमें न्यूट्रिएंट साइकिल है, ठीक है, मतलब पोषण चक्रण है। दूसरा क्या है, सॉइल फॉर्मेशन है, मृदा का निर्माण है। और तीसरा क्या है, प्राइमरी प्रोडक्शन है एंड क्रॉप पॉलिनेशन आर सपोर्टिंग सर्विसेज। तो इसमें क्या है, न्यूट्रिशन साइकिल है, पोषण चक्रण है। दूसरा है मृदा का निर्माण है, सॉइल फॉर्मेशन है। तीसरा है प्राइमरी प्रोडक्शन है, प्राथमिक उत्पादन है। और क्रॉप पॉलिनेशन है, जो पौधे हैं इनका क्या होता है, परागण होता है। तो ये क्या है, सपोर्टिंग सर्विसेज हैं। कल्चरल सर्विसेज क्या है, तो देखो ब्यूटी, हमारा नेचर ब्यूटीफुल दिखता है जिसमें फ्लोरा एंड फाउना है, तो सुंदरता है। स्पिरिचुअल, आध्यात्मिकता जो हमें दिखती, देखते नहीं हो कि जितने हिंदू धर्म में जितने जो ऋषि मुनि है वो कहाँ जाते हैं, जंगलों में चले जाते हैं, पहाड़ों पर चले जाते हैं, सुंदरता है उनका, स्पिरिचुअलिटी वहां पे आती है। एजुकेशनल एंड रिक्रिएशनल सर्विसेज, मतलब हम अपनी प्रकृति से बहुत सी चीजें सीखते हैं, या इससे हम मनोरंजन करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, मनोरंजन करते हैं। तो ये क्या है, हमारा एक तरह से कल्चरल सर्विसेज हैं जो हमारा इकोसिस्टम हमें प्रोवाइड कराता है। लास्ट एंड फाइनल, प्रिजर्विंग सर्विसेज, जो संरक्षण करने की जो सेवाएं हैं, ये भी इकोसिस्टम से मिलता है। इसमें क्या है, डाइवर्सिटी मेंटेनेंस है, इज ए प्रिवेंशन प्रिजर्वेटिंग सर्विसेज में, मतलब जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, उसको हमारा पारिस्थितिक तंत्र क्या करता है, संरक्षित करके रखता है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रिजर्व करना या इसको कंजर्व करने वाली सर्विसेज हैं जो हमारा इकोसिस्टम देता है हमें। आई होप आप इसको क्लियरली समझ गए होंगे कि हमारा इकोसिस्टम कैसे फंक्शन करता है, कैसे वर्क करता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे इसमें कि हमारे इकोसिस्टम के कितने टाइप्स हैं, जैसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, इक्वेटिक इकोसिस्टम है, तो उसको हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।